अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मगर जब भी याद आती है खौफ से जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, टांगें कांपने लगती हैं और मैं शदीद बुखार में मुब्तला हो जाता हूँ। मैं सलाला से 500 सोने की ईंटें गाड़ी में लोड करके तबरेज़ से होता हुआ मस्कत जा रहा था। बड़ा तवील रास्ता था। रास्ते में नजवा की चेक पोस्ट पड़ती थी। पुलिस मुलाजिमीन ने दूसरी गाड़ियों की तरह मुझे भी गाड़ी लेन में लगाने का इशारा किया। चेक पोस्ट पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी कि दिल को एक वहशत सी होने लगी थी। मुझे वैसे भी गर्मी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मैं एयर कंडीशन गाड़ी से नीचे उतरा था। मुझे इस चेक पोस्ट पर पुलिस से हस्बे मामूल कोई खौफ या ख़तरा महसूस नहीं हो रहा था। जब मेरी गाड़ी चेक कराने की बारी आई तो मैंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा पुलिस मुलाजिमीन को चेक करवाने के लिए खोल दिया। हर जगह सोने की ईंटें चमक रही थी। एक पुलिस मुलाजिम ने टार्च से डिक्की चेक की। उसने सोने की ईंटों की तरफ बुरी नज़र से देखा भी नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझसे गोल्ड की रसीद तलब की, जो कि मैंने पेश कर दी। उसने रसीद पर सरसरी नज़र डालने के बाद सोने के व्यापारी और मेरे मालिक को फ़ोन करके कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल की और मुझे क्लियर करके जाने की इजाज़त दे दी। इस कार्रवाई के दौरान मेरा रात का खाना लेट हो गया। वैसे भी अकेले मेरे गले से खाना नीचे नहीं उतरता। हाँ, अगर कोई साथ बैठा हो तो एक की जगह 2 रोटियां भी खा लेता हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं तवील सहराई रास्तों पर सफ़र के दौरान रास्ते में एक या चंद अफराद को बैठे देखकर गाड़ी रोक लेता ताकि उनके साथ बैठकर गपशप भी लग जाए और साथ ही खाना भी खा लिया जाए। इस तरह थोड़ी बहुत थकावट भी दूर हो जाती और नमाज भी पढ़ लेता। रात बहुत ज़्यादा गुजर चुकी थी। भूख मुझे बहुत ज़्यादा सता रही थी। सारा दिन सूरज की किरणें दौरान सफ़र मेरी आंखों को चुंधियाती रही थी। मैंने सोचा कुछ देर खुले आसमान के नीचे बैठना चाहिए, लिहाजा मैं रास्ते में कोई ऐसा ठिकाना तलाश कर रहा था जहां चंद लोगों के साथ बैठकर खाना खा सकूं। दिन भर सहरा की लू से गाड़ी बहुत गर्म हो चुकी थी। चेक पोस्ट से चलते हुए 60-70 किलोमीटर दूर सड़क के दाएं तरफ तकरीबन 1.5-2 फरलांग के फासले पर मुझे कुछ लाइटें जलती हुई नजर आईं। उन रोशनियों के पास ही 2-3 जगहों पर आग के अलाव भी रोशन थे। मैंने सोचा यहाँ मकामी लोग कोई जश्न या पिकनिक मना रहे हैं, या हो सकता है उनके यहाँ किसी बच्चे की कोई विलादत हुई हो या कोई शादी या रस्म अकीका हो। उनके पास चलना चाहिए क्योंकि अरबी लोग अपनी खुशियों में दूसरों के शामिल होने में फ़ख्र महसूस करते हैं। मैंने गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके सड़क के किनारे पार्क कर दी और नीचे उतरकर खड़ा हो गया। सहराई ठंडी हवा के झोंके मेरे जिस्म से टकराए। मैंने सुरमई रंग में घिरे आसमान पर हल्के हल्के जगमगाते सितारे देखकर एक भरपूर अंगड़ाई ली। ताज़ा हवा के झोंके मेरे जिस्म में दाखिल हुए, जिनमें हवा का प्यार छुपा हुआ था। मैंने जिस्म को खुलता हुआ महसूस किया। रात के वक्त नर्म रेत कितनी हसीन थी। कोमल रेत का प्यार मेरे पाँव से छूते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरे पूरे जिस्म में सरायत करने लगा, जिससे मुझे अपने जिस्म में ठंडक महसूस हुई। फिर मैं उन रोशनियों की जानिब चल पड़ा। करीब पहुंचा तो खजूर के दरख्तों के नीचे नखिल में चंद लोग दायरा बनाए बैठे थे। उनके पीछे और भी बहुत से लोग बैठे और खड़े थे। मुझे अपनी तरफ आता देखकर दायरे वाले लोग एहतरामन खड़े हो गए और मुझसे बारी बारी मुसाफा करने लगे। उनसे सलाम दुआ करते हुए मेरी अजीब सी हालत हो गई। जो लोग पीछे बैठे थे एक पतीले के नीचे अजीब अंदाज से आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे जैसे कोई खुसूसी मंत्र फूंक रहे हों। उन्हीं के पास एक शख्स मुजस्समे की तरह बैठा था। दूसरे के मुंह से राल टपक रही थी। दायरे वाले लोगों में से एक मेरे गले लगकर कुछ सूंघने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ है? मैंने हल्की आवाज में पूछा। तुमने खुशबू नहीं लगाई? उसने भी मध्यम आवाज में पूछा। नहीं नहीं, मैंने कहा। मेरा जवाब सुनकर वो दोबारा दरी पर बैठ गया। उनके चेहरों पर खूबसूरती बराए नाम भी न थी। कोई वाजिबी सा चेहरा भी नहीं था। उजड़े हुए सर, बड़ी नामुराद और बदहाल शक्लें थी, जैसे इंतहाई गुर्बत की हालत में खुराक की कमी से, ज़्यादा बीमार रहने से मुंह बिगड़ जाते हैं और जिस्म बेइंतहा लागर हो जाते हैं। कुछ चेहरे ऐसे थे जैसे जुल्म रोकने की फरियादें कर रहे हों या अपनी बदकिस्मती का ऐलान कर रहे हों। उनकी गर्दनें खम थीं। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे रावलपिंडी गिलास फैक्ट्री के पास कोढ़ियों का अस्पताल याद आ गया, जहां कोढ़ी लोग इंतहाई कसमापुरसी की हालत में बैठे तंदुरुस्त लोगों को हसरत भरी नज़रों से देखते रहते थे। मेरे दिमाग में उन लोगों के लिए अजीबोगरीब सवालात उभरने लगे। मैं समझा शायद ये किसी कोढ़ी मरीज या किसी अनजानी बीमारी वगैरह में मुब्तला हैं।
जिसने इनकी ये हालत कर दी है और इलाका बदर कर दिए गए हैं। ये किसी सहराई इलाके या देहात के बुद्धू हैं। हो सकता है कि लोहे की भट्टियों में काम करते हों। ये भी हो सकता है कि कभी इन्होंने शहरों का रुख न किया हो और दुनिया से राब्ता न होने की वजह से कुछ नया ना जान सके हों। ये भी हो सकता है कि इंतहाई सादा दिल और दुनियादार लोग ना हों। कोई चेहरा भी उजला नहीं था, सब के सब बदनुमा थे। या ये कोई ऐसा काम करते हों जिसने उनकी शक्लें बिगाड़ दी हों और दुनिया व माफिया से बेखबर होकर सहराई जिंदगी बसर करने पर मजबूर हों। उनकी बिगड़ी हुई और बेरंग शक्लें देखकर मेरे दिमाग की नसें खिंच गई। इस मौके पर अचानक मुझे सादिकीन की पेंटिंग्स भी याद आ गई, जिनमें टेढ़े मेढ़े लोग कांटों में उलझे हुए नजर आते हैं। मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसको मैंने जब्त करने की कोशिश की। मेरा रंग गुलाबी था। उस वक्त मेरी हैसियत उनके दरमियान दुनिया के खूबसूरत तरीन शख्स की सी थी। चंद लोग हसरत व मलाल से मुझे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए महसूस हो रहे थे जैसे वो दुनिया की किसी अनोखी खूबसूरत शख्सियत को देख रहे हों कि काश वो भी मेरे जैसे होते। थोड़ी देर के लिए मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये कहीं मेरा चेहरा ही ना नोच ले। मैंने हमदर्दाना तौर पर इस ख्याल को नज़रअंदाज कर दिया कि अगर मैं इन जैसा होता तो क्या कर लेता। आखिर इन्हें भी तो उसी ने बनाया है जिसने मुझे बनाया है। मेरे करीब खड़े एक शख्स ने पूछा, सिद्दीक यानी दोस्त, क्या सोच रहे हो? मैंने इस तराबी कैफियत में पूछा, आप कौन लोग हैं जो दुनिया से किनारा कशी करके बैठे हुए हैं? वो मुस्कुराया और फिर एक कहकहा सा लगाया, मगर मेरी बात का कोई जवाब न दिया। उसका बेरस कहकहा सुनकर मुझे उस पर बहुत तरस आया। उसका हाथ रेशे के मरीजों की तरह कांप रहा था। उस तमाम माहौल के इर्द गिर्द बेबसी का अंसर नुमाया था। फिर भी उस शख्स ने बड़ी चाहत से दरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो बैठो दोस्त, कैसे आए हो? मैं उसकी दावत पर उनके दरमियान पुरसुकून होकर बैठ गया और जवाब दिया, मैं यहाँ से गुजर रहा था, परदेसी हूँ, मस्कत जा रहा था। इधर रोशनियाँ देखकर रुक गया हूँ। सोचा कि आप कोई जश्न मना रहे हैं, आपके साथ खाना खा लूँ, इसी बहाने थोड़ा सा आराम भी कर लूँगा। मैंने बड़ी सादगी से जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर खाना खाओ और आराम भी करो, हमारे पास सब कुछ है, तुम क्या खाओगे? उसने बड़े प्यार से जवाब देते हुए पूछा, जो मिल जाए वही खा लूँगा, मेरे पास अपना खाना भी है। मैंने कहा, अपने खाने को रहने दो, आज हमारा खाना खाओ, हमने बड़ा लजीज खाना तैयार किया है। इतना कहकर उस शख्स ने पास बैठे दूसरे शख्स को इशारे से कहा, इसके लिए खाना लाओ। अच्छा, एक और बेवकार चेहरे वाले शख्स ने बड़ी दिलखराश आवाज में जवाब दिया, जिससे मुझे अपने जिस्म में चुभन सी होती हुई महसूस हुई। मैं उस शख्स को देखने लगा जो खाना लेने गया था। उसने मेरे सामने चंद बर्तनों से ढकने उठाकर खाना एक बड़ी प्लेट में डाला और प्लेट को लाकर मेरे हवाले करके कहा, और भी ले लेना। मैंने प्लेट पकड़कर कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये खाना अपनी गाड़ी में बैठकर खा लूँ, क्योंकि गाड़ी में एयर कंडीशन लगा हुआ है, उसमें कोल्ड ड्रिंक और कुछ खाने का सामान भी मौजूद है। हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसा तुम मुनासिब समझो, उसने जवाब दिया। मैंने प्लेट पकड़ी और खड़ा हो गया और गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा कि उस शख्स ने आवाज़ देकर कहा, ज़रा ठहरो। मैं रुक गया तो शख्स ने खाना देने वाले शख्स से कहा, इसको खाना ढांप कर दो, रेत उड़ रही है, खाना ख़राब हो जाएगा। खाना देने वाले शख्स ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और एक दूसरी प्लेट करीब से उठाकर मेरे हवाले की। मैंने खाना ढांप लिया और दिल ही दिल में उनकी मेहमान नवाजी पर बहुत खुश हुआ कि देखो, चेहरे बेशक बिगड़े हुए हैं मगर दिल कितने अच्छे और बाइखलाक हैं। मेरे पास जाने पर एहतराम से खड़े भी हुए हैं, सलाम दुआ भी की है और मुझे खाना देकर मेरी खिदमत भी की है। खुदा ताला इन पर रहम फरमाए, इनकी मुश्किलें दूर करे और इनके चेहरे नूर से भर दे। यही कुछ सोचता हुआ मैं गाड़ी के नज़दीक पहुंच गया। दरवाज़ा खोलकर खाना पिछली सीट पर रखा, बर्फ़ की पेटी से कोल्ड ड्रिंक और जूस वगैरह निकालकर खाने के पास रखा। गाड़ी स्टार्ट करके एयर कंडीशन को ऑन किया और आराम से खाना खाने के लिए बैठ गया। जो ही मैंने खाने की ट्रे से ऊपर वाली ट्रे उठाई, अनजानी और अजीब सी बदबू के भपके जो मैंने पहले कभी नहीं सूंघे थे मेरी नाक के नथनों से टकराए। खाने की तरफ देखा तो प्लेट में खाने की जगह गलाजत पड़ी थी। गलाजत देखकर और बदबू सूंघकर मेरे गले से एक कराहियत भरी आवाज़ निकली, जिससे मेरे जिस्म में एक झुरझुरी सी पैदा हुई और भूख उड़ गई। ऐसा खाना ज़बरदस्ती भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतर सकता था।
खाने की ये हालत देखकर मुझे बेहद गुस्सा आया कि इन अरबी देहातियों ने मुझे क्या समझकर मेरे साथ ये घटिया मजाक किया है कि खाने की जगह गलाजत दे दी है। ये तो खारजियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। यकीनन उन्होंने जानबूझकर ऐसा करके मेरी तजलील की है। मैं ज़रा इनको पूछता हूँ कि तुम कैसे बेहिस लोग हो कि अपने मेहमान के साथ ये कैसा सलूक करते हो, क्योंकि प्लेट में पड़ी हुई गलाजत से उनकी बेहिसी और बेमुरवती आया थी। मैं मायूसी के हिसार में उलझा हुआ गाड़ी से नीचे उतरकर उस जानिब चल पड़ा जिस जगह वो रोशनी में बैठे थे। मुझे उनकी यह हरकत बहुत नागवार गुजरी थी। मैं सीखपा हो गया था। मेरे दिल में अनगिनत गुसीले ख्यालात थे, मगर मैं क्या देखता हूँ कि लाइटें बंद हो चुकी हैं और रोशनी बराए नाम भी नहीं थी। मैं सोचने लगा कि हो सकता है जनरेटर ख़राब हो गया हो और लाइटें बंद हो गई हों। मैंने जेब से टार्च निकालकर उन लोगों को दाएं बाएं देखने की कोशिश की, मगर वहाँ हैरत अंगेज हद तक कुछ न था, बल्कि वो जगह सरसरा रही थी। सब कुछ ऐसे गायब था जैसे गधे के सर से सींग। मैंने आवाज़ें देना शुरू कर दी, दोस्त कोई है? मगर कोई जवाब ना आया, ना ही कोई मेरे पास आया। मैं अजीब उलझन में फंस गया था। या इलाही, मेरे साथ क्या हो रहा है? थोड़ी देर पहले तो यहाँ मेला लगा हुआ था, अभी सब लोग कहाँ चले गए हैं? या मैं होश में नहीं, कोई ख्वाब देख रहा हूँ? हर तरफ नफरत की धुंध कायम हो चुकी थी, मगर अब मैं हड्डियों के जलने की वो महसूस करने लगा था। अचानक मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि एक शख्स ने मुझे सूंघकर पूछा था, तुमने खुशबू नहीं लगाई? फौरन मुझे याद आ गया, गैर मुस्लिम जिन्नात खुशबू से भागते हैं और मुसलमान जिन्नात गंदगी से। लिहाजा खुशबू, गलाजत, बू और अचानक रोशनियों के गायब होने में कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। मेरे जहन में एक मुबहम सा ख्याल उभरा, कहीं ये जिन्नात का बसेरा ना हो। यह ख्याल आते ही मेरे पसीने छूटने लगे, दिल घबरा गया और जिस्म थर थर काँपने लगा, जैसे कोई अचानक भूतों को देखकर डर जाए। और प्लेट खुद ब खुद एक तरफ खिंची चली जाने लगी। मैंने फ़ौरन फैसला किया कि अब यहाँ से भागना चाहिए और बुजुर्गों के कौल के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लिहाजा मैंने मज़ीद परेशानी से बचने के लिए फ़ौरन गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर दिया। अचानक मेरे इर्द गिर्द कहकहों की बेहंगम आवाज़ें बुलंद हुईं, जैसे बर्बादी के वक्त मस्खरे हंसते हैं। जिन्नात मेरा नाम लेकर पुकारने लगे, रुक जाओ चांद, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। रेत के गुबार ने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। मैं पूरी कुव्वत से गाड़ी की जानिब भाग रहा था। ऐसा महसूस हुआ मेरे पीछे हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं और जिन्नात मेरे पीछे घोड़ों की तरह सरपट दौड़ रहे हैं और अपनी तरफ खींच रहे हैं। रेगिस्तानी रेत बार बार मेरे गिर्द हिसार कायम कर रही थी। मैं हर बार उस हिसार को तोड़ रहा था और जल्दी से रास्ता तय करके गाड़ी के अंदर पहुंचना चाहता था। गाड़ी स्टार्ट थी, मुझे सिर्फ दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर बैठकर भगाना था, मगर हर तरफ गड़गड़ की आवाज़ों की गूंज थी और रेत का समंदर मेरा घेराव किए हुए था। मेरे पाँव के नीचे से रेत बार बार रेत की तरह फिसल रही थी। कहकहों और चीखों की लंबी गूंजें और दिल को काटने वाला बेहंगम शोर था। मैं बोझल कदमों से शिद्दत के साथ हाँफता हुआ भागता जा रहा था। भागते भागते मेरे सीने और पसलियों में दर्द होने लगा। खौफ से मुझे अपने चेहरे का गुलाबी रंग स्याही माइल में तब्दील होता हुआ और जिस्म कांपता हुआ महसूस हुआ, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर सांस के साथ रेत मेरे सीने में उतरती जा रही हो। मैं गाड़ी के करीब पहुंच चुका था और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, जैसे किसी नामालूम ताकत ने मुझे रोक लिया हो। अचानक एक चेहरा मेरे सामने नमूदार हुआ। उसके सर से पीठ तक काले लंबे बाल थे। मेरी उससे गाड़ी की तरफ बढ़ने के लिए हाथापाई शुरू हो गई, जो चंद लम्हे तक जारी रही। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर कोई अल्फाज अदा नहीं हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे आसपास फितना और फसाद का बाजार गर्म हो गया। जिन्नात ने शक्लें बदल बदल कर मेरे दाएं बाएं शैतानी हरकत शुरू कर दी। उन्होंने मुझे एक दूसरे की तरफ उछालना शुरू कर दिया। कभी वो मुझे नीचे गिराते, कभी एक दूसरे की तरफ उछालते। कभी मैं खला में पहुंच जाता, कभी मुझे हवा में मौलक कर देते। मैं अपने आप को बचाने के लिए हवा को बेसूद पकड़ने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर तक इस किस्म की धींगा मुश्ती चलती रही। मेरा जिस्म इन हरकतों से बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा। अचानक उन्होंने मुझे रेत पर उल्टा लिटा दिया और ना नजर आने वाली कोई भारी चीज़ मेरे ऊपर रख दी। कभी महसूस होता मेरे ऊपर कोई जिन बैठा हुआ है, जो कभी कभार हिलता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। मैं अजीब अजियत में मुब्तला था। एक अजीब तिलिस्म होशरुबा था।
کچھ دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی، مگر میرے لیے اپنی جگہ سے ہلنا مشکل تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کر گئے تھے۔ اچانک میری نظر گاڑی پر پڑی جس کو وہ اٹھا کر نخل کی طرف لے جا رہے تھے، مگر خود نظر نہیں آ رہے تھے۔ تقریباً آدھے راستے تک گاڑی کو لے جا کر انہوں نے ہوا میں چھوڑا۔ گاڑی ریت پر گری اور ایک دھماکے کی آواز بلند ہوئی۔ انہوں نے گاڑی کو گھسیٹنا شروع کیا اور نخل کی مٹی تک لے گئے۔ بعد ازاں مجھے بھی گھسیٹتے ہوئے نخل تک لے گئے اور میری پہلے والی پوزیشن دوبارہ بنا دی۔ پھر انہوں نے 2-2 4-4 سونے کی اینٹیں اٹھا کر نامعلوم سمت کی جانب روانہ ہونا شروع کر دیا۔ میرے لیے ان کو روکنا ناممکن تھا۔ میں ان اینٹوں کو واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ اینٹیں جا رہی تھی مگر وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ خوف نے میری آواز بند کر دی تھی۔ آخرکار میرے اوپر سے وزن ہٹا تو میں ہلنے جلنے کے قابل ہوا کہ خدا کا شکر ہے اب میں آزاد ہوں۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، مگر مجھے یہ بھی فکر لاحق تھی، پتہ نہیں گاڑی سٹارٹ بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ میں چپکے چپکے گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر یہ کیا ہوا؟ اچانک پھر مجھے کسی نے پکڑ لیا اور مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک سونے کی اینٹ ہوا میں لہراتی ہوئی آئی اور میری پیشانی پر آ لگی اور پھر خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ پھر مجھے ایک نامعلوم ہاتھ نے گھسیٹ کر گاڑی کے پچھلے ٹائروں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا۔ گاڑی کے پچھلے ٹائر تھوڑے سے بلند ہوئے۔ مجھے سیدھا لٹا کر میرے دونوں بازو ایک طرف کے ٹائر کے نیچے رکھ کر اوپر گاڑی کا بوجھ ڈال دیا اور سب چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد ہر قسم کی حرکات و سکنات بند ہو گئی۔ بازوؤں پر گاڑی کے وزن سے میں کرانے لگا۔ میرا ہلنا جلنا یا ٹائر کے نیچے سے بازو نکالنا ناممکن تھا۔ ستاروں کی روشنی تقریباً ماند پڑتی جا رہی تھی کیونکہ طلوع آفتاب ہونے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ رات کی خنکی جاتی رہی۔ سارا شور و غل سراب کی طرح غائب تھا۔ سناٹے میں صبح کی دل فریب ریگستانی ہوا میرے جسم سے ٹکرائی، مگر بوجہ پریشانی میرے دل و دماغ پر کوئی دلکشی پیدا نہ کر سکی۔ صبح بھی آہستہ آہستہ گزر گئی۔ دن کی گرمی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ دن کے 10 بج گئے۔ سڑک دور گاڑی کے دائیں طرف تھی، میں بائیں طرف تھا۔ اس طرف سے سڑک نظر نہیں آ رہی تھی، مگر میرے کان گاڑیوں کی آمد و رفت کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ میں مالک کائنات سے دعا کر رہا تھا، کاش ابھی کوئی گاڑی اس طرف نکل آئے تو میری جان بچ جائے۔ اب تپتے سورج کی بے درد روشنی میرے جسم میں سرایت کرنا شروع ہو گئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ ریت اڑ اڑ کر میرے اوپر اور ارد گرد پڑ رہی تھی۔ میں ہر چند کے کوشش کر رہا تھا کہ ریت میری آنکھوں میں نہ پڑے اور نہ ہی میرے جسم سے ٹکرا کر میرے آس پاس اکٹھی ہو، کیونکہ ہوا میں اڑنے والی ریت کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے بس ذرا سا آسرا چاہیے ہوتا ہے۔ بعد میں ریت کے ذرات وہیں ٹیلے کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ میں بار بار جسم کو جنبش دے رہا تھا کہ ریت میرے آس پاس اکٹھی نہ ہو۔ آدھا دن گزر چکا تھا اور سورج عین آنکھوں کے اوپر آ چکا تھا۔ تیز دھوپ، ریت کی تپش، گاڑی کے وزن اور ایک ہی جگہ جمے جمے میرا جسم جھلسنے کی طرف مائل تھا۔ صحرائی ہوا کے آوارہ گرم گرم جھونکے میرے دائیں بائیں گردش کرتے ہوئے بار بار میرے جسم سے ٹکرا رہے تھے۔ میرے آس پاس دن بھر اداسی کی فضا چھائی رہی۔ میرا جسم سخت بخار میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اپنی بے بسی پر رونے کی خواہش کے باوجود بھی نہ ہی میری آنکھوں سے آنسو گرے اور نہ ہی میرے حلق سے کوئی آواز نکل رہی تھی۔ شاید سڑک پر گزرنے والی اکا دکا گاڑیوں کے مسافروں کے دلوں میں بھی جنات کا خوف سوار تھا، اس لیے وہ بھی یہاں رکتے نہیں تھے۔ آزادی حاصل کرنے کی کشمکش میں میرے اعصاب اور زیادہ تن گئے تھے اور ایک لمحہ بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ دوسری رات شروع ہونے والی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پہلے سے زیادہ پھول گئے تھے۔ میں ایک اور کرب میں مبتلا ہونے والا تھا کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ اب تک ہوا نے میرے ارد گرد کافی ریت اکٹھی کر دی تھی۔ میرا جسم ریت میں تقریباً غرق ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی تاکہ ریت آنکھوں میں نہ پڑے۔ زندہ رہنے کی تمام امیدیں دم توڑ چکی تھی۔ میں خود کو لمحہ بہ لمحہ موت کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ آج صحیح معنوں میں مجھے دنیا میں اپنی حیثیت اور اوقات کا اندازہ ہو گیا۔ اگر چند لمحے اور اسی طرح گزرتے تو میری ناک اور چہرے کا ریت میں غرق ہو جانا یقینی تھا۔ عشاء کا وقت تھا کہ میرے قریب ایک گاڑی آ کر رکی اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک شخص میری طرف بڑھا۔ اس نے سر پر امامہ باندھ رکھا تھا اور سفید عبایا پہنا ہوا تھا۔ اس کی گاڑی کی ہلکی روشنی میں اس کا سیاہ کالا رنگ، سفید آنکھیں اور سفید دانت دیکھ کر میں ڈر گیا۔ میں سمجھا یقیناً اب پھر میری بے بسی اور لاچاری کا کوئی نیا تماشا شروع ہونے والا ہے۔
خوف کی نئی لہر پوری شدت کے ساتھ میرے تن بدن میں گردش کرنے لگی۔ اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، گھبراؤ نہیں، میں انسان ہوں اور ایک عامل ہوں، میں اکثر ادھر سے گزرتا ہوں۔ تمہاری گاڑی ویرانے میں کھڑی دیکھ کر آیا ہوں کہ شاید کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ جان کر میرے دل میں زندہ رہنے کا ایک حسین احساس پیدا ہوا کہ میرے پاس آنے والا جنات میں سے نہیں بلکہ انسانوں میں سے ہے، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ جنات کی شرارتوں سے واقفیت رکھنے والا عامل تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے قریب آنے والا دراصل مجھے بچانے کے لیے آیا ہے تو میرے تن بدن میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہی دل جو چند لمحے پہلے موت کے خوف سے سینے میں رکنے کی طرف مائل تھا، اب زندگی کی رمق سے شاد ہونے لگا تھا۔ میں نے اس عامل سے کہا، پہلے جیک سے گاڑی اٹھا کر مجھے باہر نکالو، میرے دونوں بازو ٹائروں کے نیچے شل ہو چکے ہیں۔ وہ فوراً اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور جیک لا کر میری گاڑی کے نیچے لگا کر گاڑی کو اٹھا کر میرے بازوؤں کو آزاد کر دیا۔ میرا سارا جسم بخار، نکاہت اور تھکاوٹ کی وجہ سے چور چور تھا۔ اس نے میری نبض دیکھ کر کہا، تمہیں سخت بخار ہے، کوئی بات نہیں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر تم یہاں پھنسے کیسے؟ مگر میں نے جواباً پانی مانگا۔ میری بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، تم بہت بے وقوف ہو، یہ جنات کا علاقہ ہے جو بہلا کے نام سے مشہور ہے۔ اس جگہ کوئی نہیں رکتا اور یہاں سے گاڑیاں بھی تیزی سے گزرتی ہیں۔ اب جلدی سے میری گاڑی میں بیٹھو، ایسا نہ ہو کسی اور مصیبت میں آ جاؤ۔ میں نقاہت میں تیزی سے عامل کی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ عامل میری گاڑی کے نیچے سے جیک نکال رہا تھا کہ یکدم میرے کانوں سے، رک جاؤ چاند، رک جاؤ، کہاں بھاگ رہے ہو، کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں، جن کو عامل نے بھی سنا، اور اس نے گاڑی میں بیٹھ کر اس کو بھگانا شروع کر دیا۔ مگر اس وقت تک گاڑی کے ارد گرد ریت کا حصار قائم ہو چکا تھا اور جنات گاڑی کو پھر سے اپنے ٹھکانے کی طرف کھینچنے لگے تھے۔ ان حالات میں ڈرائیور اور عامل نے کس طرح اپنی جان بچائی ہوگی، اس کا جواب کامنٹ باکس میں مجھے بھی دیجیے گا۔ اور دوستو، کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر کچھ نام۔ تو پہلا نام ہے معظم رضا اظہری، ہمت نگر گجرات سے۔ ذیشان صاحب ہیں نیو مراد آباد سے۔ محمد سلمان صاحب اتراکھنڈ روکڑی سے۔ عدنان صاحب یو کے سے۔ ارم صاحبہ کراچی سے۔ محمد ریحان صاحب بگلا پور بہار سے۔ معصوم رضا صاحب ہیں احمد آباد انڈیا سے۔ اور اقبال علی اور یاسین علی صاحب دلی سے۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔